नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वैसे तो अगर पूरे देश में देखें और अलग-अलग राज्यों में भी देखें, तो ऐसा लगता है कि जैसे मतदाताओं ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया है। मुंह मोड़ करके वो पीठ की तरफ कांग्रेस की तरफ करके बैठ गए हैं। और ये जितना अडानी, अंबानी, हिंडनबर्ग और तमाम पेगासस से लेकर के दूसरे मुद्दे उठाते रहे, ऐसा लगता है कि उन्होंने अब कानों में रुई भी डाल ली है कि सुननी नहीं है इनकी। क्योंकि जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था, 55 से 57-58 साल शासन में रहे, जिनमें से 30 से 35 साल तो खुद एक ये गांधी नेहरू परिवार के लोग ही रहे। नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। और पीवी नरसिम्हा राव का पूरा ही कार्यकाल रहा। मनमोहन सिंह को 2 कार्यकाल मिल गए। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री भी जब तक रहे रहे ही। तो लोग अब ये समझने भी लगे हैं, पूछने भी लगे हैं कि भैया ये बता दो कि एक टेम्परेरी आर्टिकल 370 इतने दशकों तक कैसे चल सकता है? लोग ये पूछने लगे हैं कि आपने करोड़ों करोड़ सनातनियों की आस्था के सर्वोच्च प्रतीक भगवान राम का मंदिर बनने में तमाम तरह की बाधाएं क्यों पैदा की? लोग पूछने लगे हैं कि ये जो 25 करोड़ लोग एक झटके में ही गरीबी से बाहर निकल गए, ऐसा कांग्रेस के समय में क्यों नहीं हुआ? लोग पूछने लगे हैं कि केवल 11 साल के भीतर अगर हम 11th पोजीशन से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर आ जाते हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर आ जाते हैं, तो ये चमत्कार पहले क्यों नहीं हो सकता था? लोग पूछने लगे हैं कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, रेलवेज का कायाकल्प, हवाई अड्डे लगभग 2 गुने, एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, हेल्थ की जो आपने देखा ही था, हमने देखा ही था कोविड काल में क्या हालत थी। आईसीयू बेड भी उतने नहीं थे। ऐसी आपदा से निपटने के लिए जो मिनिमम से उपकरण होते हैं वो भी नहीं थे। अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे? और जो हमारे आस्था के केंद्र थे बहुसंख्यक आबादी के, उनको क्यों उपेक्षित कर दिया गया था, सड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया गया था? और आज वो फिर से अपना गौरव, जो पुरातन गौरव था कभी किसी जमाने में, उसी को फिर से वो क्यों प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज एक तो हम जरा इस पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे विकास का मोर्चा हो, चाहे विरासत को सजाने, संवारने, संभालने, पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठापित करने का मसला हो, उस पर कांग्रेस को बिल्कुल अलग-थलग कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। दूसरे इस पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्र हित से जुड़ी हुई हर चीज का कांग्रेस विरोध करके क्या खुद ही अप्रासंगिक नहीं होती जा रही है? आज भी सेंट्रल हॉल में जो चेयर्स बिछाई गई थी मंच पर, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, दोनों सदनों के स्पीकर और सभापति की, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष की, संसदीय मंत्री की और उपसभापति की भी, राहुल गांधी भी बैठे जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के बराबर में। जब राष्ट्रगान हुआ तो राष्ट्रगान की समाप्ति के बाद सबने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, सिवाय राहुल गांधी के। तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल और भी बहुत बड़े-बड़े हैं, उनके उत्तर तलाश करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एकलव्य सिंह। अपरिचित नहीं आप, बल्कि वो सुपरिचित हैं अब, और उन्हीं के साथ हम चर्चा को क्यों ना आगे बढ़ाएं। एकलव्य जी, बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार। सर, आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले कर्नाटक चलते हैं। ये हाई कमांड जिसके बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि हाई कमांड तय करेगा कि सिद्धरामैया रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ये हाई कमांड कुछ कर क्यों नहीं रहा? एक बड़ा दिलचस्प जुमला था वो कि कुछ लेते क्यों नहीं। तो ये कुछ हाई कमांड करता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और हाई कमांड है कौन? अगर अध्यक्ष खुद को हाई कमांड मानने को तैयार नहीं है, तो फिर कांग्रेस में हाई कमांड कौन है और किम कर्तव्य विमूढ़ क्यों है? कुछ कर क्यों नहीं रहा? बात क्यों नहीं कर रहा दोनों को बुला करके? सर, एक्चुअली जो कर्नाटका की जो पॉलिटिक्स है, उसमें मतलब इंटरनली ज़्यादा डेप्थ में क्या चलता है, उसके बारे में उसका एक कोरिलेशन अगर मैं आपको बताऊं, हमारे राजस्थान में भी सर एक इसी तरह की सिचुएशन उत्पन्न हो गई थी जब 2018 के जब यहाँ पे चुनाव हुए सर और कांग्रेस पावर में आई, तो विधानसभा चुनाव जब हुए सर, तो यहाँ पे क्या था कि उससे पहले जो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष थे वो सचिन पायलट जी थे। और 2013 में ही जब वसुंधरा राजे जी की यहाँ पे सरकार बनी थी, तो उसके ठीक बाद 2014 में सचिन पायलट जी को यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा गया था। और जहां तक जिसे कहते हैं ना कि संगठन की सड़क पे जो लड़ाई लड़ने की बात होती है, वो उन्हीं ने लड़ी। और यहाँ पे सर सबकी उम्मीद यही थी कि यदि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि काफी लोगों ने तो कांग्रेस को वोट ही इसलिए दिया था कि सचिन पायलट में उन्हें एक नया नेतृत्व जो राज्य के लिए है वो दिखाई दे रहा था, जो खास करके जो फेंस सिटर्स होते हैं, तो उनको सर एक नया नेतृत्व की उम्मीद दिखाई दे रही थी। तो उस समय सर, लेकिन हमारे जो गहलोत जी हैं, तो उन्हें तो वैसे ही जादूगर कहा जाता है सर। और उनके मतलब उनके बारे में विचित्र बात यही रही है कि तीनों बार जब वो मुख्यमंत्री बने, तो उन तीनों बार ही वो कोई कांग्रेस के ना तो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट थे और उनका नाम भी नहीं था सर। सबसे आगे किसी और ही कैंडिडेट का नाम चलता था। इनफैक्ट उससे पहले भी जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो यहाँ पे एक सीपी जोशी जी जो थे सर, वो केंद्र में भी रहे और बाद में यहाँ विधानसभा स्पीकर भी रहे। सीपी जोशी जी का था सर, और वो एक वोट से चुनाव हार गए थे। तो उसमें सर क्या हुआ था कि गहलोत जी ने एक माली कैंडिडेट उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में खड़ा कर दिया था। और मतलब आप सोच लीजिए कि एक वोट से हारे तो उसका कितना बड़ा प्रभाव रहा होगा। उसी तरह से सर, ये जो हम सो कॉल्ड हाई कमांड वाली जो बात कर रहे हैं सर, तो हाई कमांड में भी सर यही रहा फंडा कि उस समय 2018 में तो सोनिया जी काफी एक्टिव भी थी। तो जो यहाँ पे जो सुनने में आता है सर कि राहुल गांधी जी का मन जो है वो सचिन पायलट जी के लिए था, और अशोक गहलोत जी का के लिए सोनिया जी बहुत पर्टिकुलर थी उस समय में। उसका एक और भी रीजन था सर कि ये राजस्थान में जो सरकार बनने जा रही थी सर, उसमें क्या था कि क्योंकि सेंटर के अलावा काफी कम स्टेट्स में, मतलब सेंटर में तो नहीं थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, उसके अलावा काफी कम स्टेट्स में, और वो भी छोटे छोटे स्टेट्स में सर कांग्रेस की सरकार रह गई थी उस समय। तो राजस्थान को एक कैश काउ की तरह यूज करना था कांग्रेस को अपने कई जैसे कहते हैं कि चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा जैसे आंदोलन हो, जिनको वो मतलब आंदोलन स्वयं समझते हैं, तो उसके लिए सर एक अशोक गहलोत जी जैसा 2 बार का अनुभवी मुख्यमंत्री चाहिए था। तो ऐसा कहा जाता है, जो मतलब यहाँ की इंटरनली जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स समझते हैं, अशोक गहलोत जी को इसीलिए बनाया गया। और उस समय भी सर ऐसा भी कहा जाता है कि सचिन पायलट जी को प्रियंका गांधी जी ने ये कह के कन्विंस करा था कि इनका करीब 2-2 ढाई साल का इनका टेन्योर रखा जाएगा, और जब 2.5 साल पूरे हुए, तो उसके बाद जब सर सचिन पायलट जी को किया हुआ कमिटमेंट पूरा नहीं किया गया, तो आपको ध्यान होगा कि किस तरह की चीजें यहाँ पे हुई। मतलब वो उप मुख्यमंत्री थे सर सचिन पायलट,
उनके ऊपर सर अशोक गहलोत जी ने स्थितियां ये हो गई कि यूएपीए जो होता है सर उनके ऊपर लगा दिया गया, देशद्रोह के मुकदमे उनके ऊपर लगा दिए गए। मानेसर में क्या क्या हुआ था वो जाके यहाँ के एमएलए को ले जाके बैठ गए थे। उसके बाद अशोक गहलोत जी अपने साइड के एमएलए को ले जाके चार्टर प्लेन से जैसलमेर में 15-20 दिन के लिए बैठा दिए गए थे। तो अल्टीमेटली सर इनफैक्ट उसके बाद जब ये 2023 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो ये राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान की जो करीब 28 सीटें हैं सर, जहां पे कि सचिन पायलट जी का इन्फ्लुएंस माना जाता है, जिसमें कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट जीती थी तो उन 28 में से 21 सीट कांग्रेस जीती थी। तो 2023 में जब वही चुनाव हुआ तो सर वो 21 सीट जो जीती थी उसमें से सिर्फ 7 ही सीट जीत पाए, क्योंकि सचिन पायलट जी एक्टिव ही नहीं रहे थे, क्योंकि जो उनके साथ कांग्रेस का सो कॉल्ड रवैया, मतलब सो कॉल्ड हाई कमांड का जो रवैया रहा, जो कमिटमेंट पूरा नहीं किया गया। उसी तरह से सर जो यहाँ पे सर कर्नाटका में भी जो है, जो डीके शिव कुमार जी हैं सर जी, जो संगठन पे जो पकड़ मानी जाती है वो डीके शिव कुमार जी की मानी जाती है। खास करके ये जैसे यहाँ पे अशोक गहलोत जी हैं तो डीके शिव कुमार जी वहां पे चाहे संगठन के लोगों को एकजुट रखना हो, अगर यदि कहीं पे सरकार बनने की बिगड़ने की प्रॉब्लम आती है तो एमएलए को मैनेज करना हो, वहां जो कांग्रेस संगठन के तौर पे जो पैसा रेज करती है, जो बिजनेसमैन से जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसमें डीके शिव कुमार जी ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जब इस बार भी कर्नाटका में सरकार बनी तो उनसे यही वादा किया गया था, क्योंकि ये सिद्धारमैया जी एक थोड़े से मतलब अनुभवी और एक पर्टिकुलर वोट बैंक उनके पास ज्यादा था, तो ये कहा गया था कि भाई अब इनकी उम्र हो चुकी है, ये इनका तो लास्ट ही है, तो 2-2.5 साल के लिए ये रह लेंगे और उसके बाद इनको अवसर दिया जाएगा। अब वहां पे भी यही सिचुएशन हो रही है सर, कि लगभग आप देख रहे हैं कि आधा कार्यकाल पूरा होने को आया है, तो इस तरह की बातें हैं और मतलब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और अब तो इस पे कोई डाउट ही नहीं है सर, जिस तरह की डीके शिव कुमार जी ने खुद ही प्रतिक्रिया दे दी है। मतलब एक तो होता है कि दूसरे लोग इस बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन अब तो डीके शिव कुमार जी ने स्वयं कहा है कि भाई हमारी सीक्रेट डील हुई थी इस चीज को लेके। तो सर अब हाई कमांड की सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि सोनिया गांधी जी जैसे जैसे सर आज भी मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस में सबसे बड़ा व्यक्तित्व तो उनका ही है, लेकिन फिर भी सर उम्र के हिसाब से कह लें या जो भी ट्रांसफर ऑफ पावर के हिसाब से कह लें, अब राहुल गांधी जी इसमें ज्यादा एक्टिव हैं और उनका जैसे जैसे मतलब फेड अवे हो रहा है सोनिया गांधी जी का, मुझे लगता है सर कि ये जो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ कांग्रेस रहा है इसके बारे में राहुल गांधी जी को कोई ना उनकी ज्यादा इसको लेके पकड़ है, ना उनकी ज्यादा इसको लेके समझ है। वो तो बस मतलब अपने दिमाग में जो रखते हैं बस उसी के हिसाब से चलते रहते हैं। तो अब सर ये इस तरह की सिचुएशन को अगर मैनेज नहीं कर पाए तो एक जिसे कहते हैं ना सर कि हाई कमांड, अच्छा सर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी और को ही हाई कमांड कहते हैं। मतलब ये एक गजब की बात होती है सर कि अध्यक्ष जो पार्टी के बने हुए हैं और वो अध्यक्ष उसी स्टेट के हैं सर। मुझे तो मतलब स्वयं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो स्वयं ही सोच रहे होंगे कि भाई मतलब ये इसकी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की कुछ लड़ाई में अपने बेटे का कुछ फायदा करा दें। तो सर कांग्रेस बहुत कॉम्प्लेक्स पार्टी है सर, इनके जो पावर सेंटर्स हैं और उसमें सर और सर ये सिर्फ एक जगह, जैसे मैंने राजस्थान में क्योंकि मैं रहता हूं तो मैंने राजस्थान का एग्जाम्पल दे दिया, बट यदि आप जैसे अगर छत्तीसगढ़ भी उठा के देख लेंगे तो सर छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ था, वो टीएस सिंह देव जी को हर भी सब इसी हर जगह, हर जगह। मध्य पंजाब में प्रदेश क्या में हुआ था? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए सर, पंजाब में आपने कहा सर, पंजाब में भी बिल्कुल यही हुआ था। सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में क्या हुआ था? बिल्कुल सर। तो बिल्कुल जूतम पजार हुए थे। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय से और कमलनाथ से इतने नाराज हुए थे, 22 एमएलए लेकर के चले गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हाई कमान समय पर सक्रिय क्यों नहीं होता? जैसे बिहार में सीटों के बंटवारे का मामला था, ये जो गुड़ गोबर हुआ है वहां पर जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, लोग मन बना चुके थे कि नीतीश को और मोदी को ही आगे करना है, उन्हीं के नेतृत्व में हमें
बिहार को सौंपना है, वही बिहार का भला करेंगे। लेकिन और बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता था इंडिया अलायंस का, अगर समय पर सीटों का बंटवारा हो जाता, तय हो जाता, संवाद होता, समन्वय होता। जिस समय ये सब झगड़े टंटे इनको निपटाने थे, तब राहुल गांधी मलेशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में घूम रहे थे। वहां से आए तो उसके बाद फिर एक दलित आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, चंडीगढ़ चले गए। फिर हरिओम वाल्मीकि के परिवार में चले गए, रायबरेली। फिर असम चले गए। मतलब इनके पास टाइम ही नहीं था फैसले लेने का और बात करने का। नॉमिनेशन, पहले चरण के नॉमिनेशन में 36 घंटे बाकी बचे थे, जब अशोक गहलोत को दिल्ली से रवाना किया गया कि जाकर के जरा देखो क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये क्यों हाई कमांड बने हुए, और ये हाई कमांड बने रहने के चक्कर में पार्टी का बेड़ा गर्क नहीं कर रहे हैं। सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कांग्रेस की मतलब कांग्रेस की लीडरशिप में जो समूचे विपक्ष की जो समस्या है, मैं इसको टू फोल्ड तरीके से देखता हूँ सर। एक तो ये है सर कि अगर मतलब यदि जिस विजन की ये बात करते हैं, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि राहुल गांधी, हालांकि ठीक है मतलब 55 के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें वो युवा ही समझते हैं। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी सर कि जब ये कांग्रेस में जैसे जैसे लीडरशिप इनके पास आएगी, तो ये यंग और काबिल लोगों को आगे करेंगे। तो सर मैं समझता हूँ कि ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली हुआ था, ये एक मतलब जिसे कहते हैं ना सर, मिस्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के साथ मतलब कांग्रेस ने किया। आई थिंक वो एक फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी थी सर। अगर वो एक्चुअली उनको बना दिया जाता और वो परफॉर्म करके दिखा देते, तो इन स्टेट्स में सर देखिए, एक कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात जो इन स्टेट्स में है अभी भी, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है सर, जहां जहां ये कांग्रेस के हाई कमांड का इन्फ्लुएंस कम है ना, वहां पे कांग्रेस का संगठन बड़ा स्ट्रांग है। जैसे मैं मानता हूं सर कि हमारे राजस्थान में कांग्रेस का जो ग्रास रूट पे संगठन है वो काफी अच्छा है। और इसी वजह से सर यहाँ पे क्या है कि जो नेचुरल पावर सेंटर्स हैं वो काफी सारे हैं, मतलब चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा, एक यहाँ पे जो नेता विपक्ष हैं टीकाराम जूली, ये सब सर इंडिविजुअल पावर सेंटर्स हैं। और इन सबका धरातल पे अपना अपना एक रुतबा है, वोट बैंक है, संगठन पे पकड़ है। और वो इसीलिए है सर क्योंकि ये लोग बेसिकली हाई कमांड से कंट्रोल नहीं होते। तो सर अगर अब प्रॉब्लम यही है सर, क्योंकि ये लोग संगठन की नेतृत्व की जो संगठन पे पकड़ नहीं है, तो अगर पकड़ होती तो शायद ये मैनेज कर पाते कि यहाँ पे सचिन पायलट को बना दिया जाता। और सिमिलरली सर अगर वहां पे मध्य प्रदेश में पकड़ होती तो शायद ज्योतिरादित्य जी को बना के ये लोग अगर मैनेज कर देखिए लेते तो वो एक सर। देखिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि सचिन पायलट भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अच्छे ओरेटर हैं, अच्छा भाषण दे लेते हैं। अगर वो चीफ मिनिस्टर बना दिए जाते तो रोज उनको दो दो तीन तीन जगह, दो दो तीन तीन प्रोग्राम्स में जाना पड़ता, वहाँ भाषण देने पड़ते। भाषण देते तो वो और परिष्कृत होते। उनके पास एक मीडिया डिपार्टमेंट पूरा, एक उनके पास उनकी छवि को ग्लोरीफाई करने के लिए हर प्रदेश सरकार के पास फंड भी होते हैं और एक संचार डिपार्टमेंट भी होता है। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जो हाई कमांड है ये कितना डरा हुआ है। सदन को क्यों नहीं चलने दिया जाता है, विपक्षी दलों के नेताओं को भाषण देने का मौका क्यों नहीं देने दिया जाता, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार टीका की थी। उन्होंने कहा था कि कोई अगर चमक जाए, अच्छा भाषण दे जाए राहुल गांधी से, तो इनको डर रहता है कि कहीं उसका कद जो है वो राहुल गांधी से बड़ा ना हो जाए। तो इनके डर को आप मेरे विचार से गहराई से समझने की कोशिश करिए। नहीं, ये तो सर मतलब है ही इशू, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई उसको भी सर किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करके एक मतलब एक मैसेज दिया जा सकता था सर, दो यंग लीडर्स को इंस्टॉल करके। क्योंकि जैसा कि मतलब कम से कम सचिन पायलट में दिखाई देता है अभी तक भी सर, कुछ ना कुछ मतलब मेरे ख्याल से इसी उम्मीद में टिके हुए हैं कि भाई राजस्थान में अपना नंबर लग सकता है।
ज्योतिरादित्य जी को समझ में आ ही गया था, क्योंकि वो वहां पे उनका एक लिमिटेड सीन भी था सर। दूसरी इसमें अब जो आपने जो बात कही, चलिए इसकी भी एक बात करते हैं सर। इसमें क्या है सर कि ये जो एसआईआर वाला भी जो अभी मुद्दा है ना, जो बिहार में चला, और मतलब उसका अंजाम क्या वो हुआ, वो हमने देखा सर। ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिकली जो बैंकरप्सी ऑफ इश्यूज की वजह से जो ये फालतू के मुद्दे उठाते रहते हैं ना सर, उसकी एक कंटिन्यूटी है। आप देखिए कि सर 2014 में जब से मोदी जी आए, तब से इन्होंने मतलब मुद्दे क्या रेज करे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, विदेश नीति नहीं आती मोदी को, अब ये उसको बर्बाद कर देगा। 2016 में वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई तो वो उसको फर्जिकल स्ट्राइक्स कह दिया। डीमोनेटाइजेशन किया गया सर, जिसमें कि मतलब अपनी, और सर देखिए डीमोनेटाइजेशन से हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हुई होंगी, लेकिन उसमें इंटेंट गलत नहीं थी सरकार की, और ये लोगों ने समझा। लेकिन ये इसको ऐसे दिखाते रहे जैसे डीमोनेटाइजेशन तो कोई चुनाव जीतने के लिए किया गया था और मोदी की मंशा ही गलत थी, और उससे पता नहीं देश में कितने लोग मर गए। उसके बाद सर 2017 में जीएसटी आया तो ये बोलने लगे इससे छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। एयर स्ट्राइक्स करी गई तो बोलने लगे कौवे मर गए वहां पे। राफेल की बात, जब राफेल प्रोक्योर करा भारत ने तो कहने लगे कि चौकीदार चोर है। उसके बाद सर 2019 का चुनाव आया तो ये लोग ईवीएम की बात करने लगे, जैसे ही मतलब 300 सीट वगैरह होने लगा। उसके बाद सर अडानी अंबानी को लेके 50 तरह की बातें हुई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट करी गई। उसके बाद सर कोविड में भी आप देख लीजिए कि वो गंगा में लाशें बह रही हैं, बीजेपी की वैक्सीन, मोदी की वैक्सीन। राम मंदिर को लेके सर इन्होंने कहा कि उसके जो जो ट्रस्ट बनाया गया है उसमें घोटाला हो रहा है। इकोनॉमी डूबने के लेके वो भारत जोड़ो यात्रा में सर ये उनको लेके आ जाते थे, क्या नाम था उनका, अपने जो एक्स गवर्नर थे सर, नाम स्लिप कर रहा है मेरे माइंड से, जो अपने आरबीआई के जो गवर्नर थे ना सर, जो हम्म। तो उनको उनको लेके सर इन्होंने बोला कि 5% भी अगर इकोनॉमी अगर ग्रो कर गई तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर ग्रो कर गई तो वो मुद्दा चला गया। उसके बाद रमन सर रमन रमन थे। सर उसके हम्म। बाद सर अपना ये आपने देखा होगा वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेके भी मतलब इस देश में जिस तरह का मतलब एजेंडा चलते रहा कि भाई कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर वो सर हंगर इंडेक्स हो चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में दे रहे हैं तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग इस देश में भिखारी हैं। मतलब सर अच्छा बेरोजगारी का सर ये लोग मतलब मुद्दा उठाते रहते हैं, वो चला नहीं। किसान आंदोलन में कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही थी और किस तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे वो हमने देखा। वक्फ अमेंडमेंट बिल को इनने पकड़ लिया। 240 पे मोदी आ गया तो ऐसे दिखा दिया कि भाई जैसे कांग्रेस जीत गई और बीजेपी हार गई। तो सर अगर आप मतलब 2014 से लेके और अभी तक के इनके सारे इश्यूज देखोगे, बेसिकली मेन बात तो ये है सर कि इनका जो ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, इनकी क्वालिटी में भी और चॉइस ऑफ मुद्दे में एक डिटेरियोरेशन इसलिए आते जा रहा है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है सर बड़ा भयंकर। क्योंकि बेसिकली इतने मुद्दे उठाने के बाद कोई मुद्दा चलता नहीं है सर धरातल पे। आज मतलब ये जो 240 वाला भी जो हुआ सर कार्यक्रम, मुझे लगता है कि इसमें मोटा मोटी तो सर जो अपनी समझ है वो यही रहा सर कि एक तो जो वहां पे जो लोकलाइज्ड इश्यूज थी, जो लोकल एमपीज वगैरह के अगेंस्ट जो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, थोड़ा सा जो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जो बीजेपी के और आरएसएस के समन्वय में जो थोड़ी बहुत इशू रही, इस तरह की जैसे सर कई लोग आपने सुना होगा कि कहते हैं कि एक ये बहुत बात होती है सर कि वो जो डीप फेक वीडियो एक अमित शाह जी का चल गया था आरक्षण और संविधान वाला, तो मुझे लगता है सर कि उसमें भी आप देखिए कि वो संविधान बदल देंगे वाली बातें तो कुछ बीजेपी के लीडर्स ने करी थी। ये एक तो लल्लू सिंह जी जो अपने वो फैजाबाद वाली जो कॉन्स्टिट्युएंसी है सर जहां अयोध्या भी है, वो हारे तो वो भी लल्लू सिंह जी ने करा था। उनका क्या रवैया था वहां के लोकल लोगों के साथ ये हमने देखा था सर। तो आप कहीं इनकी बात कर रहे थे, बिल्कुल रघुराम बिल्कुल राजन। रघुराम राजन साहब सर, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो सर कहने का आशय ये था सर कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पे भी मतलब ऐसा नहीं था कि और सर अगर ये मान लें कि इनका मुद्दा जो है वो डीप फेक वीडियो की वजह से 240 पे आ गई, तो एमपी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो भी तो एडजॉइनिंग स्टेट ही है सर।
तो मुझे तो लगता है सर कोई कांग्रेस ने कोई बहुत कमाल या कोई बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा नहीं चला दिया। ठीक है, बीजेपी की कुछ कमियां रही होंगी या लोगों की सोच में भी, मतलब कई बार क्या होता है सर कि अ, एक ये मतलब आम व्यक्ति का कभी-कभी ऐसा हो जाता है सर बिहेवियर कि भाई आप बिगर पिक्चर या लार्जर पिक्चर को कभी-कभी मिस आउट कर जाते हो। जैसे अ, और इसलिए मुझे लगता है सर कि इनफैक्ट अभी जो हम महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार में जो हम इनफैक्ट शायद आपसे ही एक बार चर्चा हो रही थी तो मैंने पहले भी इसका ज़िक्र किया था सर, मुझे लगता है कि जिस तरह के मैंडेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, वो इसका कारण एक ये भी है सर कि लोगों में भी कहीं न कहीं ये एक थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन है कि भई हमारा हम चाहते तो थे अपने लोकल एमपी को थोड़ा-सा मतलब एक मैसेज देना, या सोच रहे थे कि भई इसको हरा देते हैं, वैसे भी 400 पार जा रहे हैं तो 10, 12, 20 हार जाएँगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन उस चक्कर में हमने मोदी को वीक कर दिया। तो ये उस रियलाइज़ेशन की वजह से भी सर अब मोदी जी मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक वेव में है, क्योंकि लोगों में वो रियलाइज़ेशन है कि भैया इस तरह की चांस हमें नहीं लेनी है। तो जो बिगर पिक्चर है सर उसको लोग समझ गए हैं मेरे ख्याल से। ये जो बिहार के नतीजे आए और बिहार से पहले भी लगातार 18वीं लोकसभा के चुनाव नतीजों पर ये इतने इतराए थे कि इन्होंने तीनों चारों ने खड़े होकर के एक फोटो खिंचवाया था जिसमें ये विक्ट्री का साइन बना रहे थे। सर लेकिन जो अभी नतीजे आए हैं लगातार, आप जम्मू कश्मीर में देखें, हरियाणा में देखें, इनका परफॉर्मेंस हरियाणा में चलो फिर भी 37 सीटें आ गई 90 में से, लेकिन महाराष्ट्र में, झारखंड में बहुत बुरा हाल रहा। दिल्ली में तो खाता नहीं खुला, बिहार में बुरी हालत, केवल 6 सीटें आई। ऐसा नहीं लगता आपको कि लगातार मतदाताओं के द्वारा ठुकराए जाने के बाद अब ये हिले हुए हैं अंदर से, सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या? हर दांव आजमा करके देख लिया है। हालाँकि मेरे बहुत सारे सहयोगी हैं, अनुपम मिश्रा समेत, जिनका कहना है कि राहुल गांधी की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो तो छोड़ दीजिए कि 100 चुनाव हार गए, 3 लोकसभा के और विधानसभा के। इनकी नवाबी में, इनकी शहंशाही में, इनके तौर तरीकों में कहीं कोई अंतर नहीं है। चार्टर प्लेन में चलते हैं, उतना ही लंबा काफिला चलता है, जगह-जगह मालाएँ पड़ती हैं गले में, मरोड़ में कोई कमी नहीं है। सेंट्रल हॉल में हमने देखा जब संविधान दिवस मनाया जा रहा था कि सबने राष्ट्रगान के बाद हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, केवल राहुल गांधी के हाथ नहीं जुड़े। तो ये क्या हमें लग रहा है, ऐसा कुछ आशंकाएं दिखाई दे रही हैं? कांग्रेस में अनेक विभाजन हो चुके हैं अलग-अलग समय पर। क्या फिर से वो स्थिति आ सकती है कर्नाटक के हवाले से, उसको बेस बना करके, कि कांग्रेस में एक विभाजन की नई आधारशिला यहाँ से निर्मित होती हुई दिखाई दे? सर एक्चुअली ये जो आपने पॉइंट रेज किया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हो क्या रहा है सर कि अभी आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव के बीच में भी एक ये बात एक बार उठाई गई थी कि तेजस्वी यादव जी की तरफ से ये बात उठाई गई थी कि हमारा डिस्कशन हुआ है, अगर चुनाव आयोग और बीजेपी का यही रवैया रहा तो हम सोच रहे हैं कि चुनाव को पूरे तरीके से बॉयकॉट करने पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। अब सर ये चर्चा जब कांग्रेस में चली गई तो उसके बाद सर स्पेशली जब ये चुनाव हो गया तो जो मुझे सुनने में आता है सर कि जब बंगाल के जो आने वाले चुनाव है वहां पे वैसे ही कांग्रेस जीरो पे है और जीरो पे ही रहना है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर कि कांग्रेस जो है इस मतलब एक मैसेज देने के लिए भारतवर्ष में कि भाई हम तो इन चुनावों की जो प्रक्रिया आजकल चालू है इसमें बिलीव ही नहीं करते, तो हम इसको बॉयकॉट ही कर जाएं। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बॉयकॉट करेगी, और इसका कारण यही है सर कि कांग्रेस अब एक ऐसी सिचुएशन में है सर, अगर आप सर बेसिकली अगर आप बैकग्राउंड भी देखेंगे तो
ये शरद पवार जी ने एनसीपी कांग्रेस से निकल के ही बनाई है, ममता बनर्जी ने टीएमसी कांग्रेस से निकाल के ही बनाई है। तो सर अगर इनने ये बॉयकॉट वगैरह करा तो इनके जो कांग्रेस के स्टेट्स में जो लोकल लीडर्स जिनकी एक्चुअली संगठन पे वहां पे पकड़ है, इसकी तो मतलब पॉसिबिलिटी रूल आउट करे ही नहीं जा सकती कि वो लोग और कांग्रेस का विभाजित करके अपना करियर चमकाने के हिसाब से कर करा के सर पार्टी से अलग होके अपना ही सही कार्यक्रम कर बात लेंगे। है, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन तो है ही कि इनको मातोश्री बना दिया जाए 10 जनपथ वालों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर मैं तो मतलब काफी श्योर हूं कि कांग्रेस, लेकिन ये बात सर अनुपम मिश्रा जी की ये बात सही है कि जो, और इसके दो एस्पेक्ट्स हैं सर, कि राहुल गांधी जी और जो बेसिकली जो पूरा गांधी परिवार है ये रहता एक राज परिवार की तरह ही है, मतलब स्वयं अपने रुतबे को, अपनी सारी चीजों को एक राज परिवार की तरह ही समझते हैं, और ये जानते हैं कि भाई मतलब कुछ भी हो इस देश में नहीं नहीं करते तो करीब 90-95% मुसलमान आबादी, और उसके अलावा जो मैं मानता हूं सर कि 15-20% तो हिंदुओं में भी इनका कमिटेड वोट बैंक है ही। तो जिस देश में कोई 130 करोड़ के देश में अगर 30 करोड़ 25-30 करोड़ लोग जिसका चाटुकारिता करते हो या किसी भी कारण से जुड़े हो, तो 25-30 करोड़ तो सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा होता है। तो जिसके पीछे इतने लोग जुड़े हुए हैं वो तो अपने मतलब राजशाही के ठाट बाट में ही रहता है। लेकिन एक बात है सर, ये जो इन लोगों में जो सर मोदी को लेके जो नफरत है वो हर जगह दिखाई देती है सर। अभी जैसे आपने ये जो राष्ट्रगान के बाद वाली जो बात बताई, और ये मतलब मुझे तो आज तक सर मैंने देखा है कि एक बार थोड़ा सा स्टंट करने के लिए ये पार्लियामेंट में जाके मोदी जी से गले मिल गए थे, और अभी जब एलओपी चुने गए तो एक बार मैंने देखा सर कि जो लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि वो प्रोटोकॉल था जब ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर चुने गए तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर और एलओपी साथ में लेके मंच तक लेके गए थे, आसन तक लेके गए थे। परंतु उसके अलावा सर मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि, मैंने तो देखा सर बड़ी बड़ी दुश्मनों में भी, जब मैंने देखा है सर कि कई बार लोगों के कोर्ट में केसेस चलते हैं और इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लीगल बैटल्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो उसमें भी मैंने देखा है सर कि एक समय के बाद जो कटुता होती है ना वो कम हो जाती है। लोग एक मतलब बेसिक व्यवहारिकता तो आपस में बना ही लेते हैं। परंतु सर गांधी परिवार के मन में ये तो है सर कि जिस तरह से उनका जो मतलब राज पे जो ग्रहण लगाना, अपने मतलब देश को अपनी पर्सनल जागीर समझ के बैठे हुए थे, ये तो सर मतलब उनको समझ में आ ही गया है कि अब एक व्यक्ति एक उस आसन पे जो विराजमान हो गया है उसके जीते जी, और मोस्ट प्रोबेबली वो एक ऐसी विरासत छोड़ के जाएगा कि उसके बाद भी इन लोगों का उस कुर्सी पे बैठना बहुत मुश्किल है सर। क्योंकि आप सर, संविधान संविधान दिवस के मौके पर ही इन्होंने मल्लिका अर्जुन खड़गे का करीब 4.5 मिनट का, 4.75 मिनट का एक वीडियो जारी करवाया। सर उसका एक हिस्सा जरा सुनवाता हूं दर्शकों को। जी जो आप कह रहे हैं उसकी पुष्टि होती है कि ये लोग किस कदर किल से हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उन्होंने कही थी, आज मोदी जी हमें कॉलोनाइजेशन के खतरे में पर लेक्चर दे रहे हैं, पर ये वही विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रीय आंदोलन में एक मिनट भी देश की जनता का साथ नहीं दिया, उल्टा अंग्रेजों की गुलामी की, और वो गुलामी ही में जीना चाहते थे। देश की जनता जान चुकी है कि संस्थानों को कौन चोट पहुंचा रहा है। ये बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त है। इसीलिए आज संविधान के प्रति इनका ये सम्मान केवल दिखावा है, ढोंग है, और लोगों को बताने के लिए
ये काम कर रहे हैं। इन्होंने ही संविधान की प्रतियां जलाई थी। आज ये जाकर बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल चढ़ा रहे हैं। ये भारत के संविधान और हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी जीत है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी भूल कर रही है? डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा नैरेटिव बदल चुके हैं। इस लड़ाई में ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर ही नहीं सकते। डॉक्टर अंबेडकर लंदन में भी जिस घर में रह कर के पढ़े थे, उसको स्मारक के रूप में भारत सरकार ने जी जो है वो घोषित कर दिया। मऊ में जहां उनका वो था स्मारक, उसको स्मारक में तब्दील कर दिया। जितने भी डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने में कांग्रेस हमेशा चूकती रही, और कब जाकर के मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जाकर के प्रधानमंत्री बने और उसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था, तब जाकर के डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला। कहाँ ये मुकाबला कर पाएंगे? और अंबेडकर को लेकर के अमित शाह ने भी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा और राज्यसभा में जो भाषण दिए थे, और कांग्रेस को, जवाहरलाल नेहरू को जिस तरीके से एक्सपोज करके रख दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर को लगातार अपमानित किया इन लोगों ने, और लगातार रिजर्वेशन को टाला, पिछड़ों को, दलितों को, ये सब ये हमेशा उसका विरोध करते रहे। इसीलिए तो राहुल गांधी को वो एक लाल किताब लेकर के घूमना पड़ता है। तो दो मोर्चे पर मुझे लगता है, आप अपनी राय देंगे कि ये रॉन्ग पिच पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के, संविधान को लेकर के, संविधान में भी सबसे ज्यादा संशोधन अगर किसी ने किए हैं तो इन्होंने ही किए हैं। और दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं, भगवान राम से लड़ने और भिड़ने का इन्होंने उपक्रम कर दिया। ये दो मोर्चों पर बहुत बुरी तरह घिरे हैं ये। सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको एक आम व्यक्ति की दृष्टिकोण से देखा जाए, बेसिकली बाबा साहब अंबेडकर से जो इनका नया नवेला प्यार है और प्रेम जो हमें दिखाई देता है, वो तो सर एक तो मतलब दलित वोट बैंक के लिए, और उसमें पर्टिकुलरली सर अब आप देखिए कि ये जो संविधान से जो बात करते हैं, वो जो लाल पुस्तक ये अपने हाथ में और अपने सीने पे लगाए घूमते हैं, तो सर अभी खड़गे जी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे। अब सर आप सोचिए कि अभी जो 15 अगस्त का फंक्शन हुआ था लाल किले पे, उसमें राहुल गांधी जी गए नहीं, नेता विपक्ष हैं वो। उसके बाद सर अभी आपने ध्यान दिया ही होगा इस चीज पे भी कि जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, इसमें राहुल गांधी जी नहीं गए। और राहुल गांधी जी यही थे सर, ऐसा नहीं है कि कहीं और थे, क्योंकि कल ही सुबह जब वो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई तो उस समय उसी वक्त सुबह सचिन पायलट की और राहुल गांधी की कुछ 1.5-2 घंटे की मीटिंग हुई है, जिसकी राजस्थान में बहुत चर्चा रही। तो ऑब्वियसली वो दिल्ली में ही थे उस समय। तो सर ये लोग मतलब संवैधानिक संस्थाओं की कितनी इज्जत करते हैं और क्या उसको समझते हैं। और आज का सर जो राष्ट्रगान के बाद जो वहां पे सदन में जो हुआ, वो आपने अभी फरमाया ही। तो सर ऐसा एक आम व्यक्ति को ये सब दिखाई देता है सर, इनको जो इनका ये जो नेचुरल कैरेक्टर है ना सर इन लोगों का, वो इसको शेड कर नहीं सकते सर। और ये जो दूसरी वाली आप बात कर रहे थे सर कि देखिए सर, कल मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही सर, मतलब और मैं मानता हूं सर कि इस चीज के लिए मोदी जी को मतलब उनकी इतनी इज्जत करता हूं मैं कि हम लोग तो सर क्या हैं, मतलब एक आम व्यक्ति है, जब चीजों को धीरे धीरे समझने लगे हैं तो इसके बारे में बात करने लगे हैं। और लेकिन सर देखिए, मोदी जी की वजह से ही ये सब बातें करने लगे हैं सर। लेकिन मोदी जी ने सर 11 वर्ष तक वेट करा एक बात कहने के लिए, जो मतलब मुझे सुनने पे इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा सर कि हमारे भारतवर्ष के लोगों को अब समय आ गया है कि हम मानसिक गुलामी से भी बाहर निकलें सर। बिल्कुल। तो ये जो मकौलियन कल्चर की जो मोदी जी ने बात करी ना सर,
ये अब क्या है सर कि जैसे मैं आपको बताऊं सर कि आज आपको आपके साथ मैं शेयर करूंगा सर, ये आज मैंने सर फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी मोदी जी के बारे में कि आपने देखा होगा सर कि उनका जब वो कल ध्वज जब राम मंदिर के ऊपर पहुंचा, तो जब वो ध्वज को प्रणाम कर रहे थे तो उनके हाथ में थोड़ी सी कंपन दिखाई दे रही थी सर। तो जिसको लेकर के काफी बातें की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब ये जो सो कॉल्ड जो मकाउलियंस ही हैं, ये तो मतलब इसको बता रहे हैं कि मोदी जी को पार्किंसंस हो गया है और बुढ़ापे में जो इस तरह की बीमारी लग जाती है वो हो गया है। ये इनको ये क्या पता सर। ये मूर्ख लोग ही ऐसी बातें करते हैं। तो सर इसकी समस्या क्या है ना सर कि ये जो लोग हैं, गुलामी की मानसिकता क्या है, यही मतलब थोड़ा सा बताना चाह रहा था आपकी इजाजत से सर। बेसिकली जी। तो जैसे मैं तो सर अभी इन लोगों के सामने मेरी तो क्या ही उम्र है, मैं तो अभी 40 वर्ष का हूं, लेकिन फिर भी जीवन में जैसे जो कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स रहे, इमोशनल मोमेंट्स छोड़िए सर, मंदिरों की अगर बात करूं तो मैंने सर जो कुछ जो अपने धाम हैं कम से कम उन मंदिर गया हूं। तो चाहे सर द्वारकाधीश का मंदिर हो, जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, रामेश्वरम हो, इसके अलावा और भी कई बड़े बड़े मंदिर हैं सर। और राम मंदिर में तो मतलब मुझे लगता है जो भी गए होंगे उनने इस चीज को एक एक्सपीरियंस किया होगा सर। और अपने शास्त्रों में भी इसका वर्णन है सर। इसको कहते ही है भाव कंपन सर, कि जब भक्ति की जो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है तो बॉडी में जो है सर एक वाइब्रेशन फील होता है। बिल्कुल। तो तो ये सर मुझे, मैं तो यही मान सकता हूँ, मेरे समझ में यह आ रही है सर कि या तो इन लोगों ने कभी ऐसे इमोशंस फील ही नहीं करे, और हाँ। दूसरा तो ऑब्वियस रीजन ये है सर कि किसी चीज के लिए इनको मोदी को और मोदी के थ्रू अपने कल्चर को नीचा दिखाना है। तो हाँ। सर हाँ। ये इनको ऐसा लगता होगा कि ये ऐसा करके, मतलब सर आपको ध्यान ही होगा कि आप सोचिए सर कि आपको वो राहुल गांधी का वो वाला स्टेटमेंट याद होगा सर कि जिसमें वो एक हमारे राजस्थान में ही सर करौली में एक भाषण दे रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि अरे भारत माता की हम लोग बात सुनते रहते हैं, भारत माता ये भारत माता वो, असल में भारत माता है ही कौन, ये है कौन ये भारत माता। उसी तरह से सर अगर आप अखिलेश जी को ले लें तो उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है जिसमें कह रहे थे सर कि ये लोग गौशाला क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनको क्या दुर्गंध पसंद है क्या इन लोगों को, इसलिए गौशाला बना रहे हैं। तो सर ये ठीक है, अपने पर्टिकुलर वोट बैंक्स को प्लीज करने के लिए ये करते होंगे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता सर कि अल्टीमेटली जो अ, बहुसंख्यक वर्ग जो हमारे देश का है उसको इस तरह से इंसल्ट करके ये अपेक्षा भी कैसे कर लेते हैं सर कि कम से कम उस बहुसंख्यक में जो 60-70% लोग होंगे जिनको धर्म के प्रति, भगवान के प्रति थोड़ी भी आस्था होगी, तो वो इस पे इंसल्टेड नहीं फील करेंगे और इनके अगेंस्ट एक तरह से कंसोलिडेट नहीं हो जाएंगे। तो बिल्कुल। तो पता नहीं सर, मैं इस चीज को कभी कभी नहीं समझ पाता कि इन लोगों की इन चीजों को लेके क्या स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये जरूर है सर कि ये जो मोदी जी ने जो मकाउलियन कल्चर की जो बात करी अभी भी हमारे देश में, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ सर कि उस मैं एक्चुअली आपको वो आज अपने फेसबुक के पोस्ट के बारे में ही बता रहा था सर। तो मैंने सर जब उसको पोस्ट किया तो उस पोस्ट पे सर मैं मतलब आपको नाम ही लेके बता देता हूँ क्योंकि क्योंकि अब तो ये ऑफिशियल है। उस पोस्ट पे सर हमारे दैनिक भास्कर के, हमारे मतलब मेरे पुराने जानकार हैं और मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ सर, दैनिक भास्कर के उदयपुर संभाग के हेड रहे त्रिभुवन जी, उन्होंने यहाँ पे सर न्यूज 18 के एडिटर इन न्यूज 18 के राजस्थान के एडिटर इन चीफ रहे श्रीपाल शक्तावत, दो कांग्रेस के यहाँ के सर सीनियर लीडर्स, और सर कई और मतलब यही इंग्लिश स्पीकिंग जेंट्री जो है सर, उन लोगों ने उस पोस्ट का इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया कि मैं आपको मतलब वो आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा सर। और मैं भी क्या सर शांति से बैठा रहा जब मैं देखता रहा कि ये लोग कब तक कमेंट करते हैं। और उसके बाद सर ये जो मतलब
भाव कंपन और नाग हस्त कंपन के बारे में जो अपने उपनिषद में जो वर्णित बात है, वो मैंने उस पे सर पोस्ट कर दिया कि भाई ये वर्णन है और ये चीजें होती हैं। तो सर उसके बाद से इन लोगों को ऐसा सांप सूंघा हुआ है। और सर मैं तो कहता हूं कि एक बार के लिए अगर मान लिया जाए कि हो सकता है कि भाई जस्ट आउट ऑफ प्लेन इमोशंस मोदी जी उस समय, हो सकता है भाई इतनी लंबी स्ट्रगल से जो उनमें भाव रहे होंगे उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। मतलब इनको वो नहीं दिखाई दे रहा सर कि उसी ध्वजारोहण के ठीक बाद मोदी जी जब भाषण दे रहे हैं तो कितनी स्थिरता है उनके हैंड जेस्चर्स में, उनकी आवाज में क्या बुलंदी है और क्या स्थिरता है, और एक नहीं, बार वो उसके फंबल भी नहीं करे। जब उनके हाथ ऊपर से नीचे कांपते हुए आ रहे थे, यहाँ तक सर कंपन केवल यहाँ तक थी। बिल्कुल इसके सर, बाद बिल्कुल। उसके बाद जब दूसरा शॉट उनका लिया गया, वो एकदम स्थिर थे, जी सर। एकदम स्थिर थे वो। तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये लोग पचा ही नहीं पा रहे हैं। ये जिस चीज का विरोध करते रहे, जिसके लिए लड़ते लड़वाते रहे, वकीलों की फौज खड़ी कर दी, तमाम तरह की बाधाएं पैदा कर दी, वो अब ओवर हो चुका। शास्त्र के अनुसार अब भगवान राम की प्रतिष्ठापना और धर्म ध्वजा दोनों का काम पूरा हो गया। परकोटे के जितने मंदिर बनने थे वो सब हो गए। तो ये लोग कैसे पचाएंगे इन चीजों को? उस भाव में कभी ये जिए ही नहीं जो भाव उस समय मोदी जी के अंदर था जब वो कंपन हो रहे थे। तो ये लोग उस भाव को समझ ही नहीं सकते हैं, सर कभी नहीं समझ। अभी तो सर प्रभु श्री राम के मंदिर पे धर्म ध्वजा लगाए, जिस दिन लाल किले पे लगेगा उस दिन होगा इन लोग को असली पार्किंसंस। तो अभी तो इन लोग को बहुत कुछ देख के जाना है सर। क्योंकि मुझे सर ऐसा लगने लगा है कि अ, हम लोग क्या सर, मतलब अ, जो देखते हैं अपनी जो एक कम से कम जो धरातल की जो लिमिटेड नॉलेज होती है उसके हिसाब से सर हम लोग क्या थोड़ा ना, मतलब कई चीजों में चाहते हैं कि अरे मोदी जी ये भी जल्दी कर दें, ये भी कर दें, वो भी कर दें। इनफैक्ट सर मैं तो कहूंगा कि ये जो 300 से 240 पे जब बीजेपी आई ना, तो उस समय भी सर थोड़ा इस चीज का मैं समझता हूँ कि कई लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ होगा कि मोदी जी क्यों एक स्ट्रैटेजी लेके वन बाय वन धीरे धीरे कई काम कर रहे हैं। शायद उस समय लोगों को समझ में ये भी आया होगा कि किसान आंदोलन के कारण क्यों उन फिनोमिनल जो, मतलब 3 जो किसान के कानून बनाए गए थे उनको क्यों मोदी जी ने वापस लेने का निर्णय किया। तो किस तरह के सर, मतलब चीजें चलती रहती हैं। और तो ये जो मोदी जी में जो धैर्य से काम करने का, एक लंबी स्ट्रैटेजी लेके काम करने का जो उनका तरीका है ना सर, मुझे तो अब आई एम प्रीटी श्योर कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत और धन्यवाद एकलव्य जी जुड़ने सर के लिए और सर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से भी निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने मित्रों को और ग्रुप्स में भी। अभी तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें। बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएं। कुछ मित्रों की ये शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलते। ऑल वाला दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए और एकलव्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम नमस्कार। सर।